टैक्स एक्ट होता है लॉ विच इज पास बाय पार्लियामेंट लॉ। ठीक है, इसके अंदर रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर और यूनिवर्सल डिसीजंस होता है। फिर हमने पढ़ा था कि ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल 7th शेड्यूल में दे रखा है यूनियन लीग स्टेट सॉवरेन लीग। यूनियन लीग तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी एंट्री है 82 के अंदर। स्टेट लीग होती है जो लॉ बनाएगी वो स्टेट बनाएगी, मतलब वो स्टेट के अंदर आएगा, स्टेट लेगी। इसकी एंट्री है 46 के अंदर। और लॉ की और टैक्स की डेफिनेशन पढ़ेगी। टैक्स इज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। स्टेट बनाएगी तो स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा, मतलब स्टेट कलेक्ट करेगी टैक्स। हाँ, उसके बाद अथॉरिटी रहेगी। फिर सेंटर क्या कलेक्ट करेगी? सेंटर पे टैक्स वो अलग अलग टैक्स कलेक्ट करेगी ना, जैसे सेंट्रल सारे टैक्स कलेक्ट करेगी एक्सेप्ट वो एग्रीकल्चर टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, और स्टेट वो कलेक्ट करेगी एग्रीकल्चर इनकम। हाँ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। और टैक्स की डेफिनेशन पड़ेगी और ना क्या थी टैक्स की डेफिनेशन? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है। imposed by government। एक्सटॉर्शन को काट मत देना कहीं अपनी आईडीटी की किताब में जाकर के एक्सटॉर्शन को काट दो, वो भी करेक्ट है, बट वो एक सर्टेन लिमिट के बाद जाकर के होता है। जब तुम बिल्कुल ढीठ हो जाओ ना कि तुम जमा ही नहीं करवा रहे हो टैक्स और तुम्हारे पास नोटिस पे नोटिस आए जा रहा है, तब जाकर के वो एक्सटॉर्शन वाली लिमिट आती है, और ये लीगल एक्सटॉर्शन होता है ना, तो कहीं उधर जाकर के काट दो उधर। इनिशियल स्टेजेस पर ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है आपकी कि आपको पे करना है, ठीक है। इसके बाद चलो वो अपन पूछते हैं काव्या से। ओके मीनल, रूल्स क्या होते हैं? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। और हमारे लिए कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं? रूल्स पक्का कि 61? श्योर हो? एक्ट तो 61 का है। ये मीनल ने पट से हेडशॉट। वेरी गुड, चलो ठीक है, सही है 62। उसके अलावा गौरांश, क्लैरिफिकेशंस क्या होती है? अरे मतलब सर्कुलर्स क्या होता है, सॉरी। सर्कुलर्स क्या होता है? क्लैरिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होती है? नोटिफिकेशन बताना है। सर्कुलर में आप क्या बताओगे? एवरी 6 मंथ इशू करते हैं सर्कुलर? एवरी नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन क्या होता है? आपका नाम? प्रियांश। क्या होता है नोटिफिकेशन? इशू करता है कौन? इशू करता है सीबीडीटी इशू करता है। नोटिफिकेशन सब पे बाइंडिंग होती है, अथॉरिटीज पे भी और एसएससी के ऊपर भी, सब पे बाइंडिंग होती है श्योर? या केवल अथॉरिटी पे बाइंडिंग होती है? सब पे होती है। हमारे लिए कितनी नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक की? 6 महीने पहले तक की, ठीक है। जुडिशियल डिसीजन तो कुछ नहीं होता। केस लॉज होते हैं वो तुम्हारे अभी बिल्कुल भी काम के नहीं है। केस लॉज आते हैं हमारे फाइनल के अंदर 16 मार्क्स के। फाइनल लेवल पर आपके केस लॉज आएंगे 16 मार्क्स के। फिक्स है वो, एक फिक्स क्वेश्चन आता है, 4 केस लॉ आते हैं, और उनको लिखने का जो काम होता है ना, वो बड़ा ही खतरनाक काम होता है। हाँ नहीं, पर केस लॉज बहुत सारे हैं ना, कम से कम 50-55 के आसपास केस लॉज है अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओ, चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपन।
सेक्शन 4 इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, आप पूरे डीटी के अंदर सबसे पहले हर चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन ही पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे? क्योंकि चार्जिंग सेक्शन आपको बताता है कि कब हम इस पर्टिकुलर हेड के अंदर या इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इनकम को टैक्सेबल करते हैं। तो पूरे एक्ट का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 4। सेक्शंस हमें याद नहीं करने हैं, बिल्कुल भी सेक्शन याद करने के झंझट में मत पड़ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्जाम में गलत कोट करके आओगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन काट देंगे वो, चाहे तुम्हारा प्रोविजन सही ही क्यों ना हो। इन केस मान लो तुम्हें याद नहीं रहा कि भाई कैपिटल गेन जो है वो 45 से है, तुम भूल गए, तुमने 45 की जगह 44 कर दिया। 44 है पीजीबीपी का सेक्शन, गलती से लिख सकते हो ना, इतने सारे सेक्शंस हैं, तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, चाहे प्रोविजन सही लिखा हो। सेक्शन लिखने के कोई मार्क्स नहीं मिलते, नहीं लिखने के मार्क्स कटते जरूर है। सॉरी, सेक्शन लिख रहे हो, अगर गलत लिखते हो ना तो तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो जाता है, चाहे तुमने प्रोविजन सही लिखा हो। तो ये नहीं, लिखने के कोई मार्क्स नहीं मिलते आपको, बिल्कुल कोई भी नंबर नहीं मिलेगा सेक्शन लिखने का। ये सब फालतू की बातें हैं, सेक्शन के मार्क्स मिलते हैं। ICMAI की कॉपीज मंगवा करके बहुत बार देखा है मैंने, कभी वो सेक्शन को अंडरलाइन तक नहीं करते हैं, रेलेवेंस ही नहीं देते किसी के अंदर भी। आप अपना लॉ उठाओ, GST उठाओ, DT उठाओ, किसी में भी सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। किसी भी लॉ के अंदर आंसर कैसे लिखा जाता है, जैसे अभी आप तुम लॉ भी पढ़ रहे हो ना, तो लॉ के अंदर आंसर 3 स्टेजेस में लिखा जाता है हमेशा। सबसे पहले प्रोविजन लिखोगे, उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो वो प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है अपने क्वेश्चन के रिलेट करके उसको समझाओगे, और लास्ट में अपना कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन कभी भी पहले नहीं आना चाहिए। यस या नो, मान लो तुम्हारा कंक्लूजन गलत हुआ बट प्रोविजन करेक्ट है, पूरा आंसर काट देगा, 0। बिल्कुल दर्द नहीं आता उनको 0 देने में, ठीक है। बेसिक चीजें देखो, लिखने का बहुत ध्यान देना पड़ेगा विंटर से। फाउंडेशन निकल गया बचपन में, अब गया बचपन। MCQ में सेक्शन कभी नहीं पूछा जाता। सेक्शन से बहुत ऊपर पेपर बनता है, तो सबसे पहले लिखो सेक्शन नंबर 4, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। देखो, नो डाउट हमें नॉलेज चाहिए, हम इंटर फाइनल लेवल पर सारी नॉलेज इकट्ठी करना चाहते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग पहली प्रायोरिटी जो है वो आप सबको क्लियर करना है, CMA बनना है। CMA बन जाओगे मतलब नॉलेज तो लेकर के ही बने हो, ऐसे भूंदू तो CMA बनेगा नहीं, नॉलेज गेन करने के बाद ही बने हो। तो नॉलेज साथ साथ चलती रहेगी, बट आपको अपना मार्क्स का टारगेट भी स्टार्टिंग से लेकर के चलना है कि मुझे एटलीस्ट इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। और अगर रैंक का एम करते हो तो कम से कम आप 450 प्लस लेके चलो। अभी पेपर्स बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं। सेक्शन नंबर 4, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। क्या बोलता है चार्जिंग सेक्शन? जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से लिखना 4 पार्ट्स में। सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर at the rate specified in Annual Finance Act in respect of total income of any person in the previous year. इन्होंने क्या बोला? इनकम टैक्स आपको पे करना है कब? असेसमेंट ईयर में। कौन सी रेट से? उस रेट से जो स्पेसिफाई करी है किसमें? एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर। ओके, किसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना है? आपकी टोटल इनकम के ऊपर। किसे इनकम टैक्स पे करना है?
पर्सन को, और कौन सी इनकम पे? प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न करी है। अब ये जो येलो से हाईलाइटेड है ये आपके की टर्म्स है। हमें सबसे पहले ये जानना होगा असेसमेंट ईयर क्या होता है, क्या रेट्स स्पेसिफाई करी है एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर, टोटल इनकम किसे बोलते हैं, पर्सन कौन है, किसी को भी उठा करके पर्सन बना देंगे क्या, प्रीवियस ईयर क्या होता है। ये सारी डेफिनेशन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो डेफिनेशन जनरली होती है, बेयर एक्ट में जो लिखा रहता है ना वो आपको कभी भी एज इट इज नहीं पढ़ाया जाता। कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज में अगर मैं पढ़ाऊँ तो फिर तो पढ़ने का मतलब ही नहीं है, फिर तो तुम उठाओ किताब इनकम टैक्स की और उसको रीडिंग लगाओ। बनाई है, पर तुम ये मानो कि ये पूरा जो कंटेंट है ये पूरा मॉड्यूल का है, मॉड्यूल से बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या बोलता है चार्जिंग सेक्शन? मीनल, असेसमेंट ईयर एट द रेट फाइनेंस एक्ट। एक बार याद कर लो अच्छे से, एक बार याद कर लो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा इनकम टैक्स अब इसी के ऊपर डिपेंड करता है, चार्जिंग सेक्शन के ऊपर। लिखा नहीं? इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर at the rate specified in annual finance act in respect of total income of any person in previous year। अब इसी डेफिनेशन के इर्द गिर्द तुम्हारा पूरा डीटी घूमेगा। डन। अब देखते हैं कि करके सारी चीजों को। सबसे पहले देखेंगे टोटल इनकम। क्या होता है टोटल इनकम? क्या मतलब अगर एक जनरल देखा जाए तो क्या क्या इनकम एक इंसान अर्न कर सकता होगा काम करके? घर बैठो तो मिलेगा नहीं। देखो क्या क्या इनकम, कहाँ कहाँ से आपके इनकम का सोर्सेज हो सकता होगा? सैलरी, बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट करे, हाउस प्रॉपर्टी। क्या होती है हाउस प्रॉपर्टी? रेंट पे देना, तो रेंटल इनकम, रियल एस्टेट्स की इनकम, और शेयर्स पे इंटरेस्ट, और डिविडेंड। मतलब सबसे पहले तो आपका आया सैलरी की इनकम। एक इन जनरल जो होता है तो वो इंसान कहाँ से इनकम अर्न कर सकता है? जो वो जॉब करता है उसकी सैलरी की इनकम होगी। ठीक है, दूसरा उसने अपना घर किराए पे दे रखा होगा। तीसरा उसने कोई चीज बेच दी होगी, जैसे शेयर्स का बात आई थी, है ना, शेयर्स बेचे होंगे। उसके अलावा और क्या कर सकता है वो? कोई बिजनेस हो सकता है उसका। और जो कहीं पर भी नहीं गया वो कहाँ चला गया? अदर सोर्सेज हेड के अंदर। तो यही पांचों हेड हमें पढ़ना है। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, यही टोटल इनकम की कंप्यूटेशन होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन दो हेड्स में जाता है, एक सैलरी में भी जाता है और एक पीजीबीपी में भी जाता है, और अदर सोर्सेज के अंदर भी कंसिडर करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहला और सबसे इजी अगर जिसको मैं बोलूं तो ऑलमोस्ट हर इंसान सैलरी से इनकम अर्न करता है। पहला हेड है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 15 टू सेक्शन 17। सेकंड
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपने घर रेंट पे दे दिया, वहां से रेंटल इनकम आपको आ रही है, या रेंट पे नहीं भी दे रखा ना तो भी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करते हैं। अगर हम खुद भी रह रहे हैं तब भी कंप्यूट करनी पड़ती है हमें। थर्ड, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। घर बेच दिया तो घर क्या है तुम्हारा? कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन। फोर्थ, इनकम फ्रॉम, वही अगर बिजनेस है तो पीजीबीपी के अंदर जाएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सपोज प्रेक्षा ने कोई मशीन बेच दी, कोई जमीन बेच दी, बहुत पैसा है इसके पास, इसको कैपिटल गेन ही कैपिटल गेन हो रहा है। और फिफ्थ हेड है जो इनकम कहीं पर भी नहीं जा रही है, जैसे हर्ष ने बोला काम करने से इनकम मिलती है, जरूरी नहीं है। इंटरेस्ट की इनकम बिना काम करे मिलती है। बैंक में तुम्हारा पैसा पड़ा है सेविंग्स अकाउंट में, नॉमिनल ही सही पर कुछ तो ब्याज आ रहा है ना उसके ऊपर। वो ब्याज क्या तुम्हारा बिजनेस है क्या वो ब्याज कमाना? नहीं। कोई कैपिटल गेन भी नहीं है, तुमने कुछ बेचा नहीं है एसेट, तो वो इनकम कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेज हेड के अंदर। जिसका कोई नहीं है उसका अदर सोर्स तो पीजीबीपी में जाता है। अगर किसी का काम ही यही है ब्याज पे पैसा देना, फाइनेंस का काम है, तो वो इनकम कहाँ जाएगी? पीजीबीपी हेड के अंदर। डन। ये पांचों हेड है आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर मैं मार्क्स के पर्पज से बात करूं तो आपका कंफर्म 7 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है, 7 नंबर का क्वेश्चन इधर से आता है, 4 से 6 नंबर का ये आएगा। कैपिटल गेन आता है आपका अप्रोक्सीमेट 5 मार्क्स का। और अदर सोर्सेज इनका कभी मन कर जाए तो दे देते हैं, कभी मन कर जाए तो नहीं भी देते हैं। तो ये आपका लगभग आप मान करके चलो 5 से 7 नंबर का। और इन्हीं हेड से आपके एमसीक्यूज बनते हैं। ये तो मैंने आपको केवल डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स लिखे हैं। एमसीक्यू के अंदर भी यही हेड से बनते हैं। पीजीबीपी से एमसीक्यू बनता है, अदर सोर्स से एमसीक्यू बनता है, कैपिटल गेन से बनता है। हेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पे बात करेंगे, एनुअल फाइनेंस एक्ट पे क्या क्या रेट्स उसके अंदर लिखी हुई है, सब आएगा। सब्र रखो। पांचों लिख लिया? ये पांचों हेड आ गया। हर इंसान, ये 5 हेड के बाहर कोई भी इनकम नहीं हो सकती किसी के भी। तो मतलब आपने उसकी टोटल इनकम ले ली। अब उसमें से अगर तुम्हें कोई क्लबिंग करनी है, जैसे मान लो अभिनव बहुत दिमागदार इंसान है, इसने खुद के अकाउंट में पैसा ना मंगवा करके अपनी वाइफ के अकाउंट में मंगवा लिया, टैक्स बचा लिया, पूरा टैक्स पढ़ करके बैठा हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट को लगा कि ये इसी की इनकम है, इसी के लिए टैक्सेबल होनी चाहिए, तो वो उस इनकम को क्या कर देंगे? क्लब कर देंगे, अभिनव की इनकम में जोड़ देंगे उस इनकम को। ठीक है, ये होता है क्लबिंग। इसके बाद सेट ऑफ। मान लो इसका कोई पिछला पुराने साल का लॉस वगैरह चलता आ रहा था और इस साल इसको प्रॉफिट हो गया, तो ये उस प्रॉफिट से यानी कि उस इनकम से उस लॉस को क्या करेगा? पहले सेट ऑफ करेगा। तो क्लबिंग एंड सेट ऑफ करते हैं हम। पहले पांचों हेड की कंप्यूटेशन करेंगे, वो पांचों हेड की इनकम से हम क्या करते हैं? क्लबिंग या सेट ऑफ। अगर कोई इनकम जोड़नी होगी तो वो क्लबिंग हो गया, कोई लॉस हटाना है तो वो क्या हो गया? सेट ऑफ हो गया। लॉस का मतलब जैसे मान लो ये कोई बिजनेस करता है, पिछले 2-3 सालों में इसको उस बिजनेस से लॉस हुआ है, ठीक है, तो वो लॉस को इस बार इसकी इनकम हो गई, अपन मान लेते हैं कि 23-24 के अंदर इसकी इनकम हो गई थी, तो इसने अपने प्रीवियस 2 साल के लॉसेस या कोविड के टाइम के लॉसेस इसने इस साल क्या कर दिए? सेट ऑफ कर दिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हर हेड के लिए टाइम लिमिट दे रखी है। आपने सेट ऑफ करा,
उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा उसे क्या बोलते हैं हम? ग्रॉस टोटल इनकम। अरे लिमिट्स है, रुको, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। ये सारे चैप्टर्स हैं आपके, पांचों हेड चैप्टर है, क्लबिंग एक चैप्टर है, सेट ऑफ एक चैप्टर है, डिडक्शन एक चैप्टर है अलग। ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं डीटी इज एन ओशन। डीटी बहुत बड़ा है। आसान है, मैंने अभी भी डिफिकल्ट नहीं बोला। शब्दों को ध्यान से सुनो। डीटी आसान है, बहुत आसान है इनफैक्ट। प्रोविजन पता होने चाहिए और तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्रोविजन यही याद हो जाएंगे इसकी गारंटी मैं लेती हूँ 100%। तुम्हें ये पांचों जो हेड्स हैं इनके सेक्शंस, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, ये सारे सेक्शंस यहाँ याद हो जाएंगे और सारे प्रोविजंस इधर याद हो जाएंगे। इतनी बार अपना रिवीजन हो चुका होगा और इतनी तुम्हारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ग्रॉस टोटल इनकम से आपको कुछ डिडक्शंस मिलती है अंडर चैप्टर 6A। 80C से 80U की डिडक्शन होती है ये अंडर सेक्शन 80C टू 80U। जैसे कभी नाम सुनाओ घर के अंदर, सुकन्या समृद्धि योजना, सुना है? उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो डिडक्शन मिलती है इधर तुम्हें। पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ के अंदर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पैसा इन्वेस्ट करने पर तुम्हें डिडक्शन मिलेगी यहाँ पर एग्रीगेट 1.5 लाख तक की। इसीलिए वहां लिमिट भी 1.5 लाख है इन्वेस्टमेंट की। आपने डिडक्शंस क्लेम करी सारी, जितनी भी डिडक्शन आप ले सकते हो। बहुत सारी डिडक्शंस हैं। आप अपने मेडिकल की डिडक्शन ले सकते हो, आप अपने बच्चों को या खुद को पढ़ाने की डिडक्शन ले सकते हो, आप अपने हाउसिंग लोन की डिडक्शन ले सकते हो। बहुत सारी डिडक्शंस अवेलेबल है। वो सारी डिडक्शंस क्लेम करने के बाद में जो आपका आता है वो क्या आता है? टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। अब इस अमाउंट के ऊपर तुम्हें टैक्स लगाना है। पहले क्या करा? पांचों हेड ले लिए, वो पांचों हेड में तुमने क्लबिंग एंड सेट ऑफ के प्रोविजंस लगा दिए। अगर कोई इनकम ऐड होनी होगी, मतलब क्लब होनी होगी, तो क्लब कर दी, और अगर कोई लॉस होगा तो उसको सेट ऑफ कर दिया। ये करने के बाद में क्या आया? ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम से क्या करोगे? डिडक्शंस क्लेम करोगे अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A की डिडक्शंस कहां से कहां तक? सेक्शन 80C टू 80U। ये सारी डिडक्शंस ले ली तुमने। इसके बाद जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा आपका? टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। इस अमाउंट के ऊपर आपको अपना टैक्स कंप्यूट करना है। डिडक्शन मतलब सब्सिडी टाइप नहीं होता है, क्योंकि सब्सिडी में पहले ही पैसा कट जाता है। डिडक्शन आप पहले इनकम के अंदर इंक्लूड करो और फिर आपकी डिडक्ट होगी। ठीक है, डन। ये फॉर्मेट, ये चार्ट सबको क्लियर है? ये है टोटल इनकम की कंप्यूटेशन। जितनी जितनी तुम क्लेम कर सकते हो। मान लो तुम किसी को पढ़ा ही नहीं रहे हो तो 80E की डिडक्शन नहीं ले सकते पढ़ाने की, एजुकेशन लोन की। डेफिनेशन में से टोटल इनकम वाला पार्ट कवर हो गया। ये होती है टोटल इनकम। डेफिनेशन में पढ़ा था ना टोटल इनकम। अब नेक्स्ट आया पर्सन क्या होता है। किस किस को इनकम टैक्स ने बोला है कि तुम्हें हम इंसान मानेंगे और तुम्हारी कंप्यूटेशन होगी टैक्स की? सबको ही माना है, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो सबसे पहला पर्सन लिखो। पर्सन की डेफिनेशन कहां पर है? सेक्शन 2 के अंदर। जो डेफिनेशन वाला होता है उसे सब सेक्शन नहीं बोला जाता, उसे क्लॉज बोला जाता है।
क्यों बोला जाता है क्लॉज? क्योंकि जो भी देखो जनरली डेफिनेशन वाले जो सेक्शन होते हैं ना, वो एक बेस लाइन से स्टार्ट होता है। तो जो भी सेक्शन में पहले एक बेस लाइन आती है ना, उसके आगे वाले को कभी सबसेक्शन नहीं बोलते, हमेशा क्लॉज बोलते हैं। ये लॉ में समझने की चीज है। पर चलो इधर भी समझा देती हूँ मैं। जैसे मान लो तुम्हारा इधर है अपन ने लिया ये, अब इसको पढ़ेंगे कैसे? सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज थर्ड, ऐसे पढ़ा जाता है। इसको मैंने सेक्शन के बाद डायरेक्ट सबसेक्शन क्यों बोला? क्योंकि इसमें कोई बेस लाइन नहीं है। बेस लाइन का मतलब क्या होता है? मान लो यहां से आपका कोई सेक्शन चालू हुआ, ये सेक्शन 2 है, इसने सीधा सीधा सेक्शन चालू करने की बजाय पहले एक बेस लाइन दी, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन दिस इज इंक्लूडेड। पहले एक बेस लाइन दी है इसने, उसके बाद में सारे प्रोविजन स्टार्ट करें, तब आगे आने वाले को क्या बोलते हैं अपन? क्लॉज बोलते हैं, वरना सबसेक्शन बोलते हैं। एक्स्ट्रा ज्ञान था ये। पर्सन में सबसे पहला 31 सेक्शन 2 का क्लॉज ही होता है हमेशा, क्योंकि ये डेफिनेशन सेक्शन होता है सेक्शन 2। आप किसी के भी अंदर देखोगे ना, किसी भी लॉ के अंदर, तो उसमें सेक्शन 2 जो होता है वो जनरली डेफिनेशन सेक्शन होता है। हाँ, आगे काफी सारे आते हैं, सब क्लॉज ऐसे चलते रहते हैं वो पूरे। सेक्शन 1 क्यों नहीं होता? डेफिनेशन का नहीं देते। सेक्शन 1 के अंदर जनरली एक्ट के बारे में बताया जाता है, और फिर सेक्शन 2 के अंदर सारी डेफिनेशन की इस एक्ट में ये की टर्म्स यूज करी है हमने, वो सब बताते हैं। पहला टाइप ऑफ पर्सन कौन आया? इंडिविजुअल, आप हम, बिल्कुल। जैसे मिस्टर विशेष, इंडिविजुअल, ठीक है। मीनल इंडिविजुअल है, दिया, मैं, हम सब क्या हैं? इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं। तो इधर आप एग्जाम्पल भी लिख लो, दिया का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सेकंड, HUF। क्या होता है HUF? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब पारिवारिक बिजनेस के जो लोग होते हैं, अगर कोई भी परिवार का बिजनेस चला आ रहा है, तो वो परिवार के बिजनेस में क्या होता है? एक कर्ता होता है जो, हाँ, हेड मेंबर होता है फैमिली का, वो करता होता है। उसके बाद में मेंबर्स होते हैं एंड को पार्टनर्स होते हैं। मेंबर्स एंड को पार्टनर्स, ये सब मिलकर के जो कंडक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? HUF। HUF एक्ट में अगर आपने अपने पारिवारिक बिजनेस को रजिस्टर करवा रखा है, तो वो HUF बन जाएगा। सिंपल। थर्ड आ गया फर्म, और फर्म के अंदर दोनों आती है, पार्टनरशिप फर्म एंड LLP। डिफरेंस क्या होता है पार्टनरशिप फर्म और LLP के बीच में? पार्टनरशिप फर्म जो होती है, उधर लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, हम आकर के तुम्हारे घर के सामान भी उठा के ले जाएंगे। और LLP के अंदर लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। तो थर्ड आ गया फर्म। जैसे आप किसी भी लॉ फर्म का एग्जांपल ले सकते हो इधर। फोर्थ, कंपनी। कंपनी को भी हमने पर्सन की डेफिनेशन में डाला। कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी का मतलब एनी बॉडी कॉर्पोरेट registered under Companies Act 2013। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हुई है, उसे किस डेफिनेशन में भेज देंगे हम? कंपनी के अंदर भेज देंगे, एन एग्जिस्टिंग।
ठीक है, ये चार तो जनरली सबके सुने हुए होते हैं। अब फिफ्थ आया इंपॉर्टेंट, एओपी एंड बीओआई। एओपी का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। तो इनकम टैक्स के अंदर पर्सन क्या क्या हुए? इंडिविजुअल देखा हमने, एक हमने देखा एचयूएफ, एक हमने देखा फर्म और एक कंपनी, और नीचे भी दो और आएंगे। तो एओपी का मतलब अलग अलग पर्सन्स जब एक साथ आते हैं, जैसे सपोज अभिनव और डीसीसी, अभिनव ने डीसीसी के साथ मिलकर के कोई काम करा, तो अभिनव क्या है? इंडिविजुअल, और डीसीसी क्या है? कंपनी। तो इंडिविजुअल और कंपनी दोनों एक एक टाइप के पर्सन है ना इनकम टैक्स के अंदर, तो अलग अलग टाइप के पर्सन एक साथ आए फॉर अ कॉमन कॉज, किसी भी प्रॉफिटेबल काम को करने के लिए, इसे बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जॉइंट वेंचर। कोई भी जॉइंट वेंचर होता है वो एओपी का एग्जाम्पल होता है। एओपी क्लियर है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। इंडिविजुअल या फर्म एक साथ आए, फर्म या कंपनी, फर्म या फर्म, ठीक है, जरूरी नहीं है कि अलग अलग पर्सन ही होने चाहिए। और नेक्स्ट इसी का जैसा, इसी का भाई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। हर्षिता, अभिनव, दिया, तीनों ने मिलकर के सोचा कि भाई सर्दी का टाइम है, लोगों को कंबल बांटने चाहिए, लेकिन फ्री में हम कोई काम नहीं करेंगे। दुकान पे अगर वो कंबल 100 रुपए का मिल रहा है तो हम 80 रुपए में बांट लेंगे। ये तीनों इंडिविजुअल्स है, 80 रुपए में अगर ये ब्लैंकेट्स देंगे तो इनकी इनकम होगी। तीन इंडिविजुअल्स एक साथ आए, इसका मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक कॉमन कॉज के लिए आए, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और वो डिस्ट्रीब्यूशन से इनको इनकम होगी ना। अरे 100 का उस दुकान वाले को पड़ रहा है, होलसेल में खरीद के लाए ये, इनको इनकम अर्न हुई। वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, और ये तीनों क्या कहलाएंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो बीओआई जो होता है वो जनरली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनता है, एक छोटे मोटे पर्पस के लिए। जब वो पर्पस खत्म हुआ तो बीओआई भी खत्म हो जाता है। दोनों में फर्क ये हुआ कि बीओआई के अंदर केवल इंडिविजुअल्स एक साथ आता है, कोई दूसरा टाइप का पर्सन नहीं आएगा, ओनली इंडिविजुअल्स। हाँ बिल्कुल, एज एन एओपाई, एज एन एओपी एंड बीओआई। हाँ नहीं, देखो इंडिविजुअल्स जब एक साथ आते हैं तो हम जॉइंट वेंचर नहीं बोलते। इंडिविजुअल्स का जॉइंट वेंचर नहीं हुआ ना। जॉइंट वेंचर होता है जब आपकी कोई फर्म या कंपनी एक साथ आए, उसको जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन में कंसिडर करते हैं। तो बीओआई के अंदर जॉइंट वेंचर मत लिखना एग्जाम्पल, वो गलत होगा। बीओआई के अंदर ओनली इंडिविजुअल्स एक छोटे मोटे पर्पस के लिए आते हैं, और जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाता है बीओआई भी खत्म हो जाता है। तो मतलब जनरली बीओआई जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए बनता है। जैसे इन तीन का एग्जाम्पल दिया ना, ऐसे ही बीओआई फॉर्म होता है और खत्म हो जाता है, एक कॉमन पर्पस के लिए। ठीक है, डेफिनेशन आगे लिखी हुई है, फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये अब तुम्हारे बैच के लिए अरहम को हटा करके दूसरा ले लेते हैं। इधर कौन आया था? अभिनव, ये पुराने बैच का था। अभिनव, डीसीसी और कोई तीसरी फर्म आ गई, तो इन तीनों ने मिलकर के क्या फॉर्म कर लिया? जॉइंट वेंचर। ये एओपी की कैटेगरी में चले जाएंगे। डन? समझ आया? डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड।
6 नंबर पे हमारा टाइप ऑफ पर्सन आएगा लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब आपकी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, जैसे जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, देते ही नहीं है, सब कुछ एग्जेम्प्ट होता है। बट जनरली उनकी, जैसे ही आप ये होर्डिंग्स देखते हो, तो ये होर्डिंग्स के लिए उनको पहले परमिशन लेनी होती है ना। अब वो परमिशन किससे लेंगे, खुद ही है देने वाले, तो उस पे इनकम अर्न होती है उनकी, और वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो इन शॉर्ट टैक्स नहीं देना पड़ता उनको, बट पर्सन की डेफिनेशन में तो आ रहे हैं ना। लोकल अथॉरिटी के अंदर आप म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, हाँ जेडीए, जैसे आप जेडीए का एग्जाम्पल ले लो, या फिर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, रामबाग पर। और लास्ट में कौन आया, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। हाँ, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है ये। नाउ आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन क्या होता है, तुम, हाँ बिल्कुल, ओ माय गॉड मूवी देखी है, पहली वाली, दूसरी तो मैंने ही नहीं देखी, पहली वाली देखी है ओ माय गॉड। उसमें क्या करता है वो परेश रावल, गॉड पे केस कर देता है। तो क्या गॉड एक्चुअली में आएंगे क्या कोर्ट के अंदर, गॉड के बिहाफ पे कौन आता है, अरे वो वो क्या नाम है उसका, वो अरे मैं नाम, मिथुन चक्रवर्ती, है ना। गॉड के टाइम पे वो आता है सोचल तो चल, तो वो क्यों आया गॉड। हर्षिता को एग्जैक्टली याद है, वो ऐसे कुछ करता है। ठीक है, उसने गॉड पे केस करा, बट गॉड की जगह कौन आया, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव। गॉड एक्चुअली में तो आ नहीं सकते, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया। तो वो रिप्रेजेंटेटिव कौन हुए, वो प्रीस्ट वगैरह। यही होता है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। अगर हम कंपनी, मैंने नहीं देखी, नहीं, हाँ, अरे हाँ मुझे पता है उसके कान ऐसे हैं मूवी में, बट मैंने मूवी नहीं देखी। हाँ नहीं देखी, मैं बहुत रेयर मूवीज देखती हूँ। होगी, पर मैं नहीं देखती। अनुष्का शर्मा। चलो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे आ जाता है। अभी तुमने कंपनी जब पढ़ा था, तो कंपनी के लिए एक शब्द यूज करा था आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी जब दे दिया ऑलरेडी, तो नीचे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन क्यों दिया। कंपनी भी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो अलग से कैटेगरी क्यों दी, इसलिए दी क्योंकि कंपनी के अलावा, कंपनी या फर्म के अलावा अगर और कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन की कैटेगरी में। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रस्ट, अगर हम किसी चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करें, तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट कंपनी नहीं होता, फर्म भी नहीं होता, बट उस ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले तो कोई लोग होते हैं ना, और वो एज अ ट्रस्ट रजिस्टर हुई है। जैसे तुम्हारा इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट सॉरी, ICMAI, ये क्या है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ये एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, ये फर्म भी नहीं है, ये एक बॉडी है जो क्या किसी के बिहाफ पे काम करती है, जैसे बार काउंसिल, लॉयर्स की जो होती है। एनपीओ और ट्रस्ट एक ही चीज नहीं होती है वैसे तो, आप किस पर्पस के लिए रजिस्टर करते हो उस पर डिपेंड करता है। वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज के अंदर आपको अपना पर्पस बताना होता है।
एज एन एनपीओ जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो, अगर आप प्रॉफिटेबल पर्पस के लिए काम करना चाहते हो तो वो शो करो, बट जनरली कोई ये करता नहीं है। स्कूल ट्रस्ट होता है, ज्यूरिडिकल पर्सन, हाँ बिल्कुल, इसी के अंदर आएंगे आपके ट्रस्ट भी। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के अंदर ही कौन आता है? ट्रस्ट। बिल्कुल, जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गया वो तो कंपनी हो गई, और जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर हुआ वो फर्म हो गई। अब जो दोनों जगह ही नहीं गया वो कहां चला गया? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के अंदर। जैसे मंदिर जो है, तो मंदिर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं होता, ना ही वो पार्टनरशिप फर्म होती है, वो क्या है? एक ट्रस्ट है। और ट्रस्ट कहां पर चला गया? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में। आप जब केस करोगे तो वो ट्रस्ट के नाम पर करोगे, और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे फिर आपसे कोर्ट में बात करने के लिए। हाँ आदित्य कुछ कहना चाह रहे थे। अलग अलग बातें हैं, तुम कैश में दोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा, तुम चेक से दोगे तो अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ कुछ, हर एनजीओ पे नाम नहीं लगता, वो सब पे नहीं लगता। ये पढ़ेंगे हम डिडक्शंस में 80G के अंदर, सेक्शन 80G। क्लियर हुई पर्सन्स की डेफिनेशन? एक बार रिवाइज कर लो इसको पूरा, अभी तक का जितना पढ़ा है ना वो एक बार रिकॉल कर लो। देना पड़ता है पर वो एग्जेम्प्टेड इनकम के अंदर आ जाता है। सेक्शन 10AA चैरिटेबल ट्रस्ट। टेम्पल में प्राइवेट क्या होता है? हर टेम्पल एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर होता है, और जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट की फॉर्म में रजिस्टर हो गया तो उसे उसकी कंप्यूटेशन एकदम अलग होती है, कंप्यूटेशन पूरी करनी पड़ती है, बट एट लास्ट जाकर के आपको पूरी पूरी 100% डिडक्शन मिल जाती है। चैरिटेबल ट्रस्ट की डिडक्शन पढ़ोगे तुम फाइनल के अंदर। फाइनल में आपका ट्रस्ट का असेसमेंट आता है, एओपी बीओआई का असेसमेंट आता है, कंपनी का असेसमेंट आता है। इंटर लेवल पर आपको इंडिविजुअल और एचयूएफ का असेसमेंट पढ़ना है। किस किस को इंटर अभी डिफिकल्ट लग रहा है? जितने पढ़े हैं उसमें डिफिकल्ट लग रहा है? कोई नहीं, स्टार्टिंग से अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे ना डेफिनेटली एक बार में क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग से जो तुम्हारी क्लास में चल रहा है ना वो एज इट इज घर जाकर के पढ़ लो, बस वही 100% पास हो। हाँ 100% गारंटी है पास हो जाओगे। 8 सब्जेक्ट एक साथ तो अभी वैसे आपके स्टार्ट भी नहीं होंगे, पहले जब होंगे तब करना पड़ेगा मैनेज। 8 घंटे की क्लास इधर, और वो 8 घंटे घर पे जाकर के 4 से 5 घंटे लगता है उसको रिवाइज करने में, तो लगभग आपको मिनिमम 12 घंटे की स्टडी स्टार्टिंग से देनी है, बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो तो, और बोथ के लिए ही जाओ। इंटर में बहुत लोगों के मैंने एडवांटेजेस देखे हैं सेट ऑफ के, कोई 4 नंबर से फर्स्ट ग्रुप में रह गया तो उसका सेकंड ग्रुप सेट ऑफ कर देता है, बिकॉज सेकंड ग्रुप इज कंपैरेटिवली इजी। हाँ सेकंड ग्रुप का सिलेबस थोड़ा छोटा है। हम्म, हाँ लॉ इजी है नो डाउट, बट लॉ के अंदर ना देखो, जिसको रटना पसंद है ना, याद करना पसंद है, तो वो लॉ को बहुत अच्छे से कर लेगा।
जिनसे याद नहीं होता तो वो अभी से बहुत अच्छी राय दे रही हूँ, लिखने की प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपने शॉर्ट नोट्स बना बना करके काम करो। एंड में जाकर के दुआएं दोगे, सच्ची बता रही हूँ। हाँ, और किसको दोगे? शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो। मैंने मेरे फाइनल में एक चैप्टर आता है डायरेक्टर करके, 100 पेज का चैप्टर होता है वो, उसे छोटा छोटा कर करके वो 100 पेज के चैप्टर को 10 पेज में कर दिया था। वो दे चुकी मैं ऑलरेडी, बांट दिए मैंने, कुछ भी नहीं है। तो 100 पेजेस का चैप्टर, एफएम आती है, बहुत बड़ी एफएम होती है फाइनल लेवल पे। एक पोर्टफोलियो चैप्टर पढ़ोगे आप, उसको 4 पेज के अंदर पूरे फॉर्मूलाज। तो अब क्योंकि जब बोथ ग्रुप देते हो ना, तो आपके पास टाइम नहीं होता, जस्ट नेक्स्ट डे आपका दूसरा पेपर होता है, तो इतने से टाइम पीरियड में उसको रिवाइज करना बहुत बड़ी बात होती है। अभी से शॉर्ट नोट्स बना करके काम करो, बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा आपका। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो सब कुछ पूछ लो। लॉ के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, डीटी के तो मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स ही बनवा रही हूँ, इसी से पढ़ो। क्वेश्चन में पूरा क्लियर हो जाएगा कौन सा प्रोविजन कैसे एप्लीकेबल होता है। जैसे अभी ये थोड़ा सा आपका थियोरिटिकल पार्ट है, जब ये रेट्स आएंगी ना, रेट ऑफ टैक्स, रेट्स पढ़ेंगे और फिर इस रेट्स के ऊपर अपन पूरे क्वेश्चंस करेंगे। मार्जिनल रिलीफ का पूरा क्वेश्चन है ये सारा। फाइनेंस एक्ट की रेट्स के बाद में आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होएगा, तब तक कल और थोड़ा थियोरिटिकल चलेगा, क्योंकि तुम्हें पता तो लगना चाहिए ना असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। ओके, पढ़ लिया अभी तक का? नेक्स्ट डेफिनेशन लगाओ असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर और साथ साथ में उधर ही प्रीवियस ईयर, दोनों ऐसे डिवाइड करके लिखना एक साथ, इधर असेसमेंट ईयर इधर प्रीवियस ईयर। अभी नहीं, अभी मत लिखो, तो लिख दिया तो कोई बात नहीं, लिख लो। लिख लो। इतना कंफ्यूज मत हो। ओके, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का टाइम होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंस एक्ट क्या होता है? निर्मला सीतारमन जी आती है हर बार फेब्रुवरी के अंदर, 2 फरवरी को। हाँ, श्योर होती है, 2 फरवरी को आती है बजट लेकर के। उस बजट के अंदर वो क्या डिस्कस करती हैं? आगे के पूरे साल भर का, जैसे अभी फरवरी 2023 के अंदर वो आई, तो फरवरी 23 में उन्होंने आगे के कौन से साल के बारे में वो बताएंगी? अप्रैल 23 से लेकर के मार्च 24, अप्रैल 23 से लेकर के मार्च 2024 तक का वो बताएंगे कि इस पूरे साल में आपको क्या किस रेट से टैक्स देना है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कुछ चेंजेस करें, और भी बहुत सारी चीजें, हाँ, अमेंडमेंट्स आए, ठीक है। तो वो होता है आपका फाइनेंस एक्ट। वो फाइनेंस एक्ट 2023 उन्होंने बजट में डिस्कस करा था, और आपके ऊपर भी एप्लीकेबल क्या होगा? फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये 23 जो है वो 23-24 को कवर करता है। आपका एग्जाम कब है? दिसंबर 24। तो दिसंबर 24 में प्रोविजन कौन से एप्लीकेबल होंगे? फाइनेंस एक्ट 23 के। हर साल बदलता है, हर साल चेंजेस आते हैं और वो अमेंडमेंट्स आते हैं। एप्लीकेबल 6 महीने का बोला था ना मैंने, बिल्कुल बजट के साथ साथ।
अब अगर मैं फाइनेंस एक्ट 24 की बात करूं तो वो आपके आगे वाले अटेम्प्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। फाइनेंस एक्ट का कंफ्यूजन क्लियर हुआ? आप पे 2023 एप्लीकेबल होएगा। क्यों होएगा 2023 एप्लीकेबल? क्योंकि फरवरी 23 में बजट आया, उसके बाद अप्रैल आया, 1 अप्रैल 2023, वहां से 31 मार्च 2024, वो पूरा साल भर क्या लगेगा आपका? फाइनेंस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो हमें पढ़ने होंगे और वही आप पर एप्लीकेबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप इनकम कौन से साल की कंसिडर करते हो? प्रीवियस ईयर की। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। जैसे मानो ये अभिनव है, अभिनव ने 23-24 के अंदर इनकम अर्न करी। 23-24 का मतलब क्या हो गया? 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक पूरा साल इसने मेहनत करके इनकम अर्न करी। क्या ये उसी साल में इस इनकम के ऊपर इतनी सारी कंप्यूटेशन करेगा? बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो जाएगी इसको कि इस साल में मैं पैसा कमाऊं या इस साल में मैं कंप्यूटेशन करूं क्या? क्योंकि कंप्यूटेशन भी खुद को ही करनी है, सेल्फ असेसमेंट होता है। तो सरकार ने क्या बोला, तुम इस साल तो इनकम अर्न करने पर फोकस करो। अब इस साल जो इनकम कमाई है ना, इसमें टैक्स कब दो? अगले साल। मतलब 23-24 की इनकम में टैक्स कब देना होगा? 24-25 के अंदर। तो 23-24 में इनकम अर्न करी, इसलिए फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? 2023। और उस पर टैक्स इसको कब देना है? 24-25 के अंदर, जुलाई में, क्योंकि इंडिविजुअल है। 31 जुलाई लास्ट डेट होती है। हाँ हाँ, इंडिविजुअल के लिए। अब ये जो 23-24 में इनकम अर्न करी ना, ये साल कहलाता है प्रीवियस ईयर, पिछला साल जिसमें आपने इनकम कमाई है। और जिस साल में आप टैक्स पे करते हो उसे बोला जाता है असेसमेंट ईयर। इसने असेसमेंट कब करा? 24-25 के अंदर, तो उस ईयर को बोलेंगे असेसमेंट ईयर। और इनकम कब कमाई? 23-24 के अंदर, तो उसे बोलेंगे प्रीवियस ईयर। एकदम क्लियर है ना ये सबको? प्रीवियस ईयर किसे बोलते हैं और असेसमेंट ईयर किसे बोलते हैं? मीनल, क्लियर? प्रीवियस ईयर के अंदर लिखो। हाँ, हर एक ईयर अपने आप में प्रीवियस ईयर भी होता है और असेसमेंट ईयर भी होता है। हाँ, हर एक पर्सन का अलग अलग नहीं होता है। मैं भी वही कह रही हूँ। नहीं, कंपनी का अलग दिया है, पर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, इनके लिए एक ही दिया है। फिर उसके बाद अलग अलग प्रोविजन हैं। आप ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन आप पर लगते हैं तो नवंबर में देना है। अलग अलग डेट्स हैं। हाँ बिल्कुल, नवंबर तक भी जाता है। ये आगे पढ़ेंगे सेक्शन 139 के अंदर, रिटर्न ऑफ इनकम। तो सबसे पहला आप डेफिनेशन लिखो प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर क्या होता है? वो साल जिसमें आपने इनकम कमाई है, ईयर इन विच इनकम इज अर्न। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि 2023 क्यों लगेगा आपके ऊपर फाइनेंस एक्ट? क्योंकि तुमने इनकम कब कमाई है? 23-24 के अंदर कमाई है। टैक्स 24-25 में पे करना है, बट जब इनकम कमाओगे उसी साल के प्रोविजन तो तुम पे एप्लीकेबल होने चाहिए ना, एक जनरली देखा जाए तो। ठीक है। असेसमेंट ईयर क्या होता है? ईयर इन विच टैक्स इज पेएबल। जिस साल में आपको असेसमेंट करके टैक्स पे करना है उसे बोला जाता है असेसमेंट ईयर। जुलाई लास्ट डेट है। 23-24 ये पिछले वालों के लिए क्या था? असेसमेंट ईयर। आप लोगों के लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? 24-25। हाँ, जिसमें आप इनकम अर्न कर रहे हो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर, और जिसमें आपको टैक्स पेमेंट करना है वो होता है आपका असेसमेंट ईयर। ठीक है।
अब तुमने इनकम कब अर्न करी? 23-24 के अंदर। उस पे टैक्स कब दोगे? 24-25 के अंदर। ऐसा होता है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। हाँ बिल्कुल। तो इधर आ गया 23-24 और इधर आ गया आपका 24-25। प्रीवियस ईयर होता है जस्ट प्रिसीडिंग असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाले साल को बोला जाता है प्रीवियस ईयर। किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट करा है, तो जब से आपने बिजनेस स्टार्ट करा है तब से हम प्रीवियस ईयर मान लेंगे। मान लो किसी ने, इसकी जॉब लगी अगस्त के अंदर, तो इसका प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट करेंगे? अगस्त से स्टार्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, उसी साल में अर्न कर रहे हो ना। हाँ लगेगा 31 मार्च तक। साल जो है वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। न्यू बजट जो है वो फरवरी में आता है। एप्लीकेबिलिटी जो आती है वो, अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो आपके नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबिलिटी आती है, और अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो जनरली इमीडिएटली आ जाती है, और कभी कभी 15 से 20 दिन का टाइम देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एप्लीकेबिलिटी के लिए। हाँ, आईडीटी के लिए कम टाइम रहता है, इसके अंदर नेक्स्ट 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होती है। मतलब जैसे बजट आया फरवरी में, एप्लीकेबल होएगा अप्रैल के अंदर। जीएसटी रिटर्न्स बहुत अलग अलग रिटर्न्स है सबके लिए। किसी के लिए मंथली रिटर्न होती है, किसी के लिए क्वार्टरली रिटर्न होती है, किसी के लिए ईयरली रिटर्न होती है। 5 तारीख होती है किसी के लिए 15 तारीख होती है। नहीं नहीं, वो एक्सेप्शन ईयर था, तब तो समझने में ही टाइम लग गया। बीच में भी बजट आता है, उसको बोलते हैं इंटरिम बजट। जो साल के बीच में आता है उसे बोला जाता है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट इमीडिएटली हो जाता है। ठीक है, अभी तक केवल असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर पढ़ा है, आगे का कल पढ़ेंगे। थैंक यू।